पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ था। तो इसका क्वेश्चन हमने महात्मा बुद्ध के अकॉर्डिंग डिस्कस कर दिया था लुम्बिनी। तो एग्जामिनर इसी तरह पजल करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वैशाली। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे महावीर या फिर महावीर वर्धमान के ऊपर। तो ये 24वें तीर्थंकर रहे हैं जैन धर्म के, और इनका जो बचपन का नाम रहा है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो आपको याद रखना है, प्रियदर्शना इन्हें बोला जाता था बचपन में, और इनकी माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस बनने वाले थे अपकमिंग एग्जाम्स में महावीर जी से रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिए। बाकी कोई भी डाउट्स आपके हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, या फिर अंतिम सप्ताह जो आपके पास है अच्छे से आप लगाना चाहो, तो पेड क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसको तो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कबीर किसके शिष्य थे? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है रामानंदा। और रामानंदा किसके शिष्य थे? रामानुजा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी, किस सूफी संत को महबूबे इलाही कहा जाता था? जो दोस्तों खलीफा थे उनके 100वें शिष्य रहे हैं ये। तो इनका नाम क्या है? शेख निज़ामुद्दीन औलिया। और इनकी दरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दरगाह भी याद रखना। तो नई दिल्ली आपको याद रखना है, कई बार टोम्ब या फिर मकबरा पूछा जाता है शेख निज़ामुद्दीन औलिया का। तो आप दिल्ली ही याद रखना। काफ़ी सारे जो सुल्तान रहे हैं दिल्ली सल्तनत के, उनका शासनकाल जो है शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने देखा है। और बाकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो अजमेर में यानी कि राजस्थान में इनकी दरगाह वगैरह हैं। उसके बाद ये भी याद रख लेना शेख निज़ामुद्दीन औलिया का कि अमीर खुसरो जो हैं वो भी इनके शिष्य रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, और ऑप्शंस को देख के हमें पता चल रहा है कि सारे के सारे मुगल हैं। क्वेश्चन आता है कि अनपढ़ या फिर अशिक्षित कौन था इनमें से? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अकबर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और आता है कि अकबरनामा जो है किसने लिखा था? तो ये अबुल फजल ने लिखा था। नवरत्न जो थे अकबर के, उन्हीं में से एक जो महान कवि इनके शासनकाल के, अबुल फजल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मराठा एम्पायर की स्थापना इन्होंने ही की थी। तो शिवाजी ने किस युद्ध में मुगलों को पराजित किया था? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि एक युद्ध का नाम है, और इसमें हराया था शिवाजी ने मुगलों को। तो युद्ध का भी पता होना चाहिए आपको, कब हुआ था? 1672 ईस्वी, याद रखना। तो यह है सलहार का युद्ध, तो इसका सी ऑप्शन। और 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये भी आता है। वे प्रथम यूरोपियन कौन थे जो व्यापार के लिए भारत पहुंचे? तो काफ़ी बार बता चुका हूँ, 1498 ईस्वी में कौन आया था? वास्को डी गामा। कालीकट पहुंचा था ये, तो पुर्तगाली था, पोर्टुगीज इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ जो है यहाँ का किला काफ़ी फेमस है, यहाँ पे एक स्तंभ देखने को मिलता है, टावर ऑफ विक्ट्री, जिसे विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो ये किसने बनवाया था इन 4 ऑप्शंस में से? राणा कुंभा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। तो ये जो टावर ऑफ विक्ट्री है या फिर विजय स्तंभ है, ये इन्होंने तब बनवाया था जब गुजरात के ऊपर इन्होंने विजय हासिल की थी। ठीक है, आई थिंक महमूद खिलजी था उस समय जो रिप्रेजेंट कर रहा था गुजरात को। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि ये इम्पोर्टेंट है कि टावर ऑफ विक्ट्री जो है चित्तौड़गढ़ का, ये किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सिखों को एक सामरिक जाति में परिवर्तित किया था? कन्वर्टेड सिक्स इनटू अ मार्शल रेस। तो कौन से ये गुरु रहे हैं? नाम आपको पता होना चाहिए। तो 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह। ठीक है, खालसा पंथ जो है इसकी भी स्थापना इन्होंने ही की थी, गुरु गोबिंद सिंह ने। और इनका जन्म हुआ था पटना में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हाथी सिस्टम या फिर हाथी प्रणाली से संबंधित है। तो इसमें क्या होता था, जो भी मजदूर वगैरह होते थे उनको दोस्तों बॉन्ड कर लिया जाता था, यानी कि बंधुआ मजदूर जो हैं इन्हीं से ये संबंधित था, हाथी प्रणाली या फिर हाथी सिस्टम। तो इसको भी याद रखना दोस्तों। कोलकाता का फोर्ट विलियम कॉलेज जो है काफ़ी फेमस है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी, या फिर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ईयर करवाई गई थी, क्योंकि ईयर इस तरीके का है ये कि इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो 1800 ईस्वी में ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में, और इसको फाउंड किया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली। इसको कलकत्ता का शेर भी बोला जाता है, और आप देखते हैं सब्सिडायरी अलायंस जो है, सहायक गठबंधन, यही लेके आया था। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं एग्जाम्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुका मूवमेंट जो है, कुका आंदोलन जो है ये आयोजित किया गया था, तो किसके द्वारा आयोजित किया गया था, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इन चार ऑप्शंस को देख के लग रहा है कि तीन ऑप्शंस तो ऐसे हैं जो गुरुओं से संबंधित हैं, सिख गुरु जो थे। तो ऑब्वियसली गुरुओं का ये आंदोलन नहीं था, अगर आप जरा भी दिमाग लगाओगे तो बड़ी आसानी से इसका आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। गुरु राम सिंह आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ ये पंजाब से ही संबंधित था, पंजाब प्रांत से। सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, तो ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे। इसके बाद यानी कि जैसे ही 1857 रिवोल्ट हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया है इसे वाइसरॉय के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ऑब्वियसली आपको पता भी होगा कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो इसी के टाइम में ये स्पोय म्यूटिनी हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन 1876, डेट याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन एसोसिएशन जो है ये कांग्रेस से पहले ही एस्टेब्लिश हुआ था, तो भारतीय थे ये एक, और इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। नाम क्या है, SN बनर्जी। तो इनका नाम याद रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री अरबिंदो घोष, नाम आपने सुना ही होगा दोस्तों। शुरुआती दौर में ये उग्र संगठन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, एक्सट्रीमिस्ट, उनमें शामिल थे, लेकिन अंतिम दिनों में इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को छोड़ के एक धार्मिक या फिर आध्यात्मिक रास्ता चुन लिया था, दार्शनिक बन गए थे। तो इनका आश्रम है एक, काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। श्री अरबिंदो आश्रम जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो आपको याद रखना है ये पौंडीचेरी में है, यानी कि पांडिचेरी। तो डी इज़ राइट आंसर। पुडुचेरी भी इसे बोला जाता है, ये भी याद रख लेना, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है ये भारत का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, से संबोधित किया, यानी कि इनको ये नाम दिया था वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो ये थे माउंटबेटन, लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर आप इंडिपेंडेंट इंडिया भी बोल रहे हो। आपको ये भी याद रखना है अर्धनग्न फकीर किसने बोला था, विंस्टन चर्चिल ने बोला था। एटलीस्ट जो हैं इनके समय में भारत आज़ाद हुआ था, ये PM थे उस समय। और साइमन कमीशन तो आपको पता ही होगा, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति की अवधारणा जो है किसने दी थी। संपूर्ण क्रांति जो है ये कंसेप्ट तब लेके आए थे जब 1975 का समय चल रहा था, एमरजेंसी जो है घोषित हो चुकी थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा, उस समय PM थी। तो संपूर्ण क्रांति जो है फिर एक कंसेप्ट आया था, किसके द्वारा दोस्तों, इनका नाम है जयप्रकाश नारायण, लोकनायक भी इन्हें बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई। यह दोस्तों ब्रिटिश इंडिया जो थी उसके समय की बात हो रही है। हालांकि जो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट है ये तो आज़ादी के बाद ही हमें देखने को मिला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस समय कलकत्ता में हुआ करता था। तो इसको किस एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, रेगुलेटिंग अधिनियम या फिर एक्ट
1773, 1773। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार बना हुआ है। सर्वप्रथम लिखित संविधान के विचार का उद्भव कहाँ हुआ? दोस्तों कंसेप्ट जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे पहले इसका जन्म हुआ था यूएसए में। तो आज भी बोला जाता है कि यूएसए का संविधान जो है दुनिया का सबसे पहला संविधान है जो लिखित है, और सबसे बड़ा इंडिया का है, और अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। तो इसको भी याद रखना। उसके बाद 5 रिट्स होती हैं, इनके बारे में अच्छे से देख लेना। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट्स जो हैं जारी की जाती हैं। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, मौलिक अधिकार जो होते हैं, उनको बचाने के लिए। और 226 अनुच्छेद जो होता है, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय जारी करता है ये जो रिट्स होती हैं। क्वा वारंटो, मैंडामस, सर्सरी, हैबेस कॉर्पस, और एक होती है प्रोहिबिशन, या फिर हिंदी में निषेध बोलते हैं। बाकियों की हिंदी पढ़ लेना, यहाँ पे दिया गया है सब कुछ। क्वा वारंटो का मतलब होता है कि कौन सी अथॉरिटी के साथ आप कोई भी काम कर रहे हो। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो तो उसकी अथॉरिटी आपके पास होनी चाहिए। मैंडामस का मतलब होता है परमादेश, कोई काम करने से मना कर दे कोई सरकारी कर्मचारी हो तो उसको परमादेश आता है, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, कि काम को करो। सरसरी का मतलब होता है कि बड़ी अदालत जो है छोटी अदालत के ऊपर नज़र वगैरह रख सकती है और उसको आदेश वगैरह दे सकती है कोई काम करना है या रोकना है। और हैबियस कॉर्पस तब इस्तेमाल होता है जब किसी को बिना किसी कारण के ही ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया गया हो और जेल में उसे रखा गया हो, नज़रबंद उसे कर दिया गया हो। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण के काम आता है। और बाकी प्रोहिबिशन जो है या फिर निषेध, तो वो भी जो ऊपरी अदालत है वो निचली अदालत को किसी काम से रोक सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा लेख निचली अदालतों की कार्यप्रणाली की जांच या परीक्षण करता है? तो ऐसा नहीं कि उसको रोका जा रहा है, बस यहाँ पे कार्यप्रणाली की जांच और परीक्षण हो रही है। तो ओबियसली सर्सरी या फिर उत्प्रेषण इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आपका सारा कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज प्रणाली जो है भारत में, तो इसका उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता है, कौन सा भाग है? तो चौथा भाग आपको याद रखना है, डीपीएसपी। तो इसको हिंदी में बोला जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद हैं 36 से लेकर के 51। और पंचायती राज सिस्टम जो है 40 अनुच्छेद जो है उसके तहत हमें देखने को मिलता है। और बाकी फिर बाद में संशोधन हुए, 73वां संविधान संशोधन, इसके तहत काफ़ी कुछ ऐड किया गया 243 अनुच्छेद जो है उसके साथ। तो वहाँ पे नहीं जाना है, काफ़ी लंबा हो जाएगा। और पंचायती राज सिस्टम जो है इसके तहत पूरे भारत में पहला राज्य कौन सा बना था जिसने इसको अडॉप्ट किया था? उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो 1959 की बात है, नागौर राजस्थान आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हमने डिस्कस कर दिए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो ये दोस्तों एक प्रणाली होती है, इसको बोला जाता है एकल अंतरणीय निर्वाचन प्रणाली। तो इसका मतलब क्या होता है, एक लिस्ट होती है और जो भी कैंडिडेट्स होते हैं किसके, प्रेसिडेंट के, तो उस लिस्ट में सबके नाम होते हैं और हर एक को वहाँ पे वोट डालने होते हैं जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, चाहे लोकसभा के हों, विधानसभा के हों, वगैरह वगैरह। तो वो फिर प्रायोरिटी देते हैं कि कौन सा हमें प्रेसिडेंट पहले स्थान पर चाहिए, दूसरे पर कौन चाहिए, तीसरे पर कौन चाहिए। अगर पहले वाले के सबसे ज़्यादा वोट्स होते हैं तो ये जीत जाता है ऑब्वियसली। अगर बराबरी हो तो फिर दूसरी प्रायोरिटी जो है ये भी देखी जाती है सबकी, फिर तीसरी देखी जाती है, फिर जाके निर्णय आता है। ऐसा नहीं होता कि बार बार यहाँ पे वोट डालने पड़ते हैं। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है इसी के तहत फिर जीत हो जाती है जो भी राष्ट्रपति होता है भारत का। तो इसको भी याद रखना। हु इज़ कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स? पब्लिक पर्स का मतलब होता है कि पब्लिक का पैसा जो है, क्योंकि सरकार जो है उसका पैसा जो है, ऐसा नहीं कि सरकार का पैसा है, वो हम सभी का पैसा है। तो पब्लिक पर्स होता है वो।
तो इसका संरक्षक जो है, जनता के धन का संरक्षक किसे बोला जाता है? तो ये होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इसका अनुच्छेद कौन सा है? 148 है, ये भी याद रख लेना। और इसका कार्यकाल जो टेन्योर है 6 सालों का होता है या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। तो आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ आज सीखने को मिला होगा। बाकी अंतिम 1 या 2 सप्ताह में अच्छे से तैयारी करना चाहते हो आप तो पेड क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करना। डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फोन कॉल सपोर्ट एक्सेट्रा। और फ्री क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना। जय हिंद, जय हिमाचल।